क्या नैतिकता का आधार केवल धर्म है, या यह मानवीय अनुभव? क्या आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, या उनकी भूमिकाएं अलग अलग क्षेत्रों तक सीमित हैं? क्या ईश्वर का विचार अनिवार्य है या वैकल्पिक प्रश्न? यह चर्चा किसी निष्कर्ष को थोपने की नहीं, बल्कि तर्कों को परखने की है। धर्म, राजनीति और नैतिक दर्शन, इन तीनों के बीच संबंधों को समझने की है। आइए इस बौद्धिक संवाद में प्रवेश करते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। भाग 1। इस पहले भाग में हम उस ऐतिहासिक चर्चा की पृष्ठभूमि को समझेंगे जिसमें 4 प्रमुख विचारक एक साथ बैठे और धर्म तथा ईश्वर के प्रश्न पर खुलकर बात की। यह सिर्फ बहस नहीं थी, बल्कि आधुनिक नास्तिक आंदोलन की दिशा तय करने वाली बातचीत थी, जिसने विश्व भर में बौद्धिक हलचल पैदा की। यह चर्चा वर्ष 2007 में आयोजित एक सार्वजनिक मंच पर हुई थी, जहां क्रिस्टोफर हिचेंस, रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस और डेनियल डेनेट एक साथ उपस्थित हुए। साल 2001 में अमेरिका में हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर में धर्म और कट्टरता को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई। ऐसे माहौल में यह बातचीत केवल अकादमिक विमर्श नहीं थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक थी। चारों विचारकों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उनका साझा बिंदु था तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर धार्मिक दावों की समीक्षा। रिचर्ड डॉकिंस, जो विकासवाद के वैज्ञानिक प्रवक्ता माने जाते हैं, ईश्वर की अवधारणा को जैविक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में परखते हैं। सैम हैरिस नैतिकता और चेतना के दार्शनिक प्रश्नों को उठाते हैं और कहते हैं कि नैतिक मूल्य मानव अनुभव से उत्पन्न होते हैं, किसी अलौकिक आदेश से नहीं। डेनियल डेनेट धर्म को एक सांस्कृतिक घटना की तरह देखते हैं, जो समय के साथ विकसित हुई है। वहीं क्रिस्टोफर हिचेंस धर्म की तीखी आलोचना करते हुए उसे सत्ता और नियंत्रण का उपकरण बताते हैं। इस प्रारंभिक भाग में बातचीत का स्वर स्पष्ट हो जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास पर आक्रमण नहीं है, बल्कि विचारों की आलोचनात्मक जांच है। चारों इस बात पर सहमत दिखते हैं कि किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार करना बौद्धिक ईमानदारी के खिलाफ है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि आस्था और तर्क के बीच संतुलन तभी संभव है जब प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। इस प्रकार चर्चा की शुरुआत ही यह संकेत दे देती है कि आगे की बातचीत गहरी, तर्कपूर्ण और कभी-कभी तीखी भी होगी, लेकिन उसका उद्देश्य समाज में खुली बहस को प्रोत्साहित करना है। पहले भाग में हमने देखा कि यह चर्चा केवल 4 व्यक्तियों की राय नहीं, बल्कि एक व्यापक बौद्धिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि ये विचारक ईश्वर के अस्तित्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध को कैसे समझाते हैं और किन तर्कों के आधार पर पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं। भाग 2। पहले भाग में हमने इस ऐतिहासिक चर्चा की पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझा। अब दूसरे भाग में हम उस मूल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पूरी बातचीत के केंद्र में है। क्या ईश्वर का अस्तित्व तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, या वह केवल विश्वास का विषय है? दूसरे भाग में बातचीत सीधे उस प्रश्न पर आती है जो सदियों से मानव चिंतन का केंद्र रहा है, ईश्वर का अस्तित्व। रिचर्ड डॉकिंस अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड की जटिलता को समझाने के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। वे विकासवाद के सिद्धांत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जीवों की जटिल संरचना प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से समझी जा सकती है। इसलिए ईश्वर को एक अंतिम व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करना वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप नहीं है। सैम हैरिस इस प्रश्न को केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी देखते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी दावे को सत्य मानते हैं, तो उसके समर्थन में प्रमाण अपेक्षित होते हैं। यदि ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना जाता है, तो यह दावा असाधारण है और असाधारण दावे के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। वे यह भी जोड़ते हैं कि आस्था को प्रमाण से ऊपर रखना बौद्धिक ईमानदारी के विरुद्ध है। डेनियल डेनेट इस बहस में एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण लाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि लोग ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं। उनके अनुसार धर्म एक सांस्कृतिक विकास का परिणाम है, जो मानव समाज में अर्थ और व्यवस्था की भावना उत्पन्न करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धार्मिक दावे वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य हैं। क्रिस्टोफर हिचेंस
अपनी शैली में कहते हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो उसे तर्क और प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए। वे इस विचार की आलोचना करते हैं कि केवल परंपरा या भय के कारण किसी विश्वास को स्वीकार कर लिया जाए। उनके अनुसार सत्य की खोज में साहस आवश्यक है। इस भाग में स्पष्ट होता है कि चारों विचारक आस्था की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी यह मानते हैं कि सार्वजनिक दावों की जांच तर्क और प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे भाग में हमने देखा कि ईश्वर के प्रश्न को ये विचारक वैज्ञानिक और दार्शनिक कसौटी पर परखते हैं। अब अगले भाग में चर्चा उस संवेदनशील विषय की ओर बढ़ेगी जहां धर्म और नैतिकता का संबंध सामने आता है। क्या नैतिक जीवन के लिए धर्म अनिवार्य है या मानवता स्वयं अपने मूल्यों को गढ़ सकती है? भाग 3। पिछले भाग में हमने ईश्वर के अस्तित्व पर वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्कों को समझा। अब तीसरे भाग में चर्चा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ती है। क्या नैतिकता का आधार धर्म है? क्या बिना ईश्वर के मनुष्य सही और गलत का निर्णय कर सकता है या नैतिक मूल्य पूरी तरह धार्मिक परंपराओं पर निर्भर हैं? तीसरे भाग में बातचीत का केंद्र नैतिकता और धर्म के संबंध पर आ जाता है। यह वह बिंदु है जहां अक्सर कहा जाता है कि यदि ईश्वर न हो तो नैतिकता का कोई आधार नहीं बचेगा। रिचर्ड डॉकिंस इस तर्क का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नैतिक व्यवहार केवल धार्मिक आदेशों का परिणाम नहीं है। वे जैविक विकास और सामाजिक सह अस्तित्व का उल्लेख करते हैं, जहां सहयोग, सहानुभूति और परस्पर सम्मान जैसे गुण मानव समाज के विकास में सहायक रहे हैं। उनके अनुसार नैतिकता एक सामाजिक प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई है। सैम हैरिस इस विषय को और गहराई से लेते हैं। वे कहते हैं कि नैतिकता को मानव कल्याण और पीड़ा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यदि कोई कार्य मानव पीड़ा बढ़ाता है तो वह नैतिक रूप से संदिग्ध है, चाहे उसे धार्मिक समर्थन क्यों न प्राप्त हो। वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि नैतिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में विज्ञान भी सहायता कर सकता है, क्योंकि विज्ञान मानव अनुभव और परिणामों का अध्ययन करता है। डैनियल डेनेट यह स्पष्ट करते हैं कि इतिहास में कई धार्मिक परंपराओं ने नैतिक नियम बनाए, लेकिन समय के साथ समाज ने उन नियमों की समीक्षा भी की। उदाहरण के लिए दासता या स्त्री अधिकारों के प्रश्न पर समाज ने बदलाव स्वीकार किए। इससे यह संकेत मिलता है कि नैतिकता स्थिर नहीं है, बल्कि मानव अनुभव के साथ विकसित होती है। क्रिस्टोफर हिचेंस इस धारणा की आलोचना करते हैं कि नैतिकता केवल दंड और पुरस्कार के भय से संचालित होती है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल स्वर्ग या नरक के भय से अच्छा व्यवहार करता है तो वह वास्तविक नैतिकता नहीं है। सच्ची नैतिकता तब है जब मनुष्य बिना किसी अलौकिक भय के सही निर्णय ले। इस भाग में चारों विचारक इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि नैतिकता का स्रोत मानव अनुभव, तर्क और सहानुभूति में खोजा जा सकता है, न कि केवल धार्मिक आदेशों में। तीसरे भाग में हमने देखा कि नैतिकता को धर्म से स्वतंत्र रूप में भी समझा जा सकता है। अब अगले भाग में चर्चा उस क्षेत्र की ओर बढ़ेगी जहां धर्म और राजनीति का संबंध सामने आता है। क्या धार्मिक विचार सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने चाहिए या राज्य को तटस्थ और तर्क आधारित रहना चाहिए? भाग 4। अब चर्चा उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां विचार केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और शासन व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस भाग में चारों विचारक धर्म और राजनीति के संबंध पर विचार करते हैं। क्या राज्य को धार्मिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए या धार्मिक नैतिकता सार्वजनिक नीतियों का आधार बन सकती है? चौथे भाग में बातचीत इस प्रश्न पर केंद्रित हो जाती है कि जब धार्मिक विश्वास निजी क्षेत्र से निकलकर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने लगते हैं, तब उसके क्या परिणाम होते हैं? क्रिस्टोफर हिचेंस सबसे पहले यह मुद्दा उठाते हैं कि इतिहास में कई बार धर्म और सत्ता का गठबंधन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चुनौती बना है। वे तर्क देते हैं कि जब कानून धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बनाए जाते हैं, तब असहमति रखने वालों की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। सैम हैरिस इस संदर्भ में आधुनिक राजनीति का उदाहरण देते हैं, जहां धार्मिक पहचान कभी-कभी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में निर्णय तर्क, प्रमाण और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के आधार पर होने चाहिए, न कि किसी विशेष आस्था के सिद्धांतों पर।
उनके अनुसार यदि राज्य किसी एक धार्मिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है तो वह अन्य नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाता। रिचर्ड डॉकिंस इस चर्चा में शिक्षा का मुद्दा जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यदि वैज्ञानिक तथ्यों की जगह धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दिया जाए तो समाज की बौद्धिक प्रगति प्रभावित हो सकती है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत विश्वास का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा और नीति निर्माण में प्रमाण आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। डैनियल डेनेट संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए कहते हैं कि धर्म को पूरी तरह नकारना समाधान नहीं है, बल्कि उसकी भूमिका को समझना आवश्यक है। वे सुझाव देते हैं कि धार्मिक समुदायों के साथ संवाद होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक ढांचे में विविध विचारों का स्थान बना रहे। इस भाग में चारों विचारक इस निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट दूरी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत आस्था निजी क्षेत्र में सुरक्षित रह सकती है, लेकिन सार्वजनिक नीतियां सार्वभौमिक तर्क और मानवाधिकारों पर आधारित होनी चाहिए। चौथे भाग में हमने देखा कि धर्म और राजनीति का संबंध कितना जटिल और संवेदनशील है। अब अंतिम भाग में चर्चा उस व्यापक प्रभाव की ओर जाएगी जहां यह बातचीत आधुनिक समाज, नई पीढ़ी और भविष्य की बौद्धिक दिशा को प्रभावित करती है। क्या यह संवाद केवल आलोचना है या परिवर्तन की एक शुरुआत? भाग 5। अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, जहां चारों विचारक अपने विचारों के व्यापक प्रभाव और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भाग केवल धर्म की आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि तर्क, स्वतंत्रता और खुली बहस आधुनिक समाज को किस दिशा में ले जा सकती है। पांचवें और अंतिम भाग में बातचीत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य ले लेती है। यहां चारों विचारक यह स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की आस्था का अपमान करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक दावों की तर्कसंगत जांच को प्रोत्साहित करना है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि खुला समाज तभी मजबूत होता है जब प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। क्रिस्टोफर हिचेन्स यह कहते हैं कि विचारों को चुनौती देना असम्मान नहीं है, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का हिस्सा है। उनके अनुसार यदि कोई विश्वास सत्य है तो वह आलोचना से और अधिक स्पष्ट होकर सामने आएगा। रिचर्ड डॉकिंस भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि बच्चे बिना भय के प्रश्न पूछ सकें। सैम हैरिस मानव कल्याण को केंद्र में रखते हुए कहते हैं कि समाज को ऐसे मूल्यों की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक हों और किसी एक परंपरा तक सीमित न हों। वे सुझाव देते हैं कि संवाद और तर्क के माध्यम से मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। डैनियल डेनेट यह जोड़ते हैं कि आधुनिक दुनिया में विचारों का आदान प्रदान तेज हो गया है, इसलिए सहिष्णुता और खुली बहस की संस्कृति पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। इस अंतिम भाग में यह स्पष्ट हो जाता है कि द फोर हॉर्समैन केवल एक बहस का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन का प्रतीक है जो यह कहता है कि समाज में किसी भी विचार को प्रश्नों से परे नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी रेखांकित किया जाता है कि असहमति का अर्थ शत्रुता नहीं है। विविध दृष्टिकोणों के बीच संवाद ही लोकतांत्रिक समाज की शक्ति है। इस प्रकार यह चर्चा आलोचना से आगे बढ़कर स्वतंत्र चिंतन, शिक्षा और मानवीय मूल्यों की ओर संकेत करती है। पांचवें भाग के साथ यह श्रृंखला पूर्ण होती है। हमने देखा कि यह पुस्तक तर्क, नैतिकता, राजनीति और भविष्य की दिशा पर गहन संवाद प्रस्तुत करती है। अंततः संदेश यही उभरता है कि खुली बहस, प्रमाण आधारित सोच और पारस्परिक सम्मान के साथ ही समाज आगे बढ़ सकता है। आज इस बुक समंदर की यात्रा में हमने द फोर हॉर्समैन की उस ऐतिहासिक बातचीत को समझा जहां चार प्रमुख विचारकों ने धर्म, ईश्वर, नैतिकता और राजनीति पर खुलकर संवाद किया। यह किताब केवल आलोचना नहीं करती, बल्कि हमें प्रश्न पूछने का साहस देती है। इसका मूल संदेश यही है कि किसी भी विचार को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखना समाज के लिए स्वस्थ प्रक्रिया है। इस चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि असहमति शत्रुता नहीं होती, बल्कि बौद्धिक प्रगति का मार्ग खोलती है। व्यक्तिगत आस्था का सम्मान करते हुए भी सार्वजनिक दावों की समीक्षा आवश्यक है। खुला संवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव कल्याण पर आधारित नैतिकता आधुनिक समाज की मजबूत नींव बन सकते हैं।
यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो बुक समंदर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब की गहराई में उतरना चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।